जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का मैं बाल सुब्रमण्यम संविधान की इन कक्षाओं में स्वागत करता हूं। तो आज का अध्याय जो संविधान का है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं उन भागों को हम पढ़ेंगे और भारतीय संविधान के जो 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में जानेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे हम उन अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस कक्षा की। यदि हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में बात करें तो इसमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के स्रोत हैं। तो हम पहले उन देशी स्रोतों को यानी कि भारत के आज़ादी की पूर्व उन घटनाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान पर प्रभाव डाला। तो चलिए, है ना, तो हमारे जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं वो कभी भी एक नया संविधान बनाने के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि जो हमारा अतीत है वो उसकी उपेक्षा न करें, ठीक है, और जो स्थापित ढांचा है ना, और उनके अनुभव के आधार पर ही नए संविधान का ढांचा और खाका तैयार करें। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी राज में जो नियम और कायदे थे उनमें से कुछ को स्वतः ही ग्रहण कर लिया। ठीक है, और यदि हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आने वाले पंचायती व्यवस्था की, है ना, तो ये उन संस्थाओं का उल्लेख हमारे जो प्राचीन भारत के, है ना, स्वशासित संस्थान थे उनको मद्देनजर करते हुए किया गया था और इन्हें ही 73वें संविधान संशोधन में हमारे देश में लागू किया गया। और यदि हम मूल अधिकारों की बात करें तो सर्वप्रथम 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, है ना, इसके बारे में बोला गया कि भाई भारतीयों को भी मूल अधिकार चाहिए। और इसी बात को 1927 के मद्रास अधिवेशन में भी पुनः दोहराया गया। और 1925 में जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है, सभा करने की आजादी और धर्म पालन की आजादी की घोषणा की गई, है ना। इन सबको शामिल किया गया कि भाई भारतीय होने के नाते हमें ये सब अधिकार भी चाहिए। और 1928 में जो मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाई गई थी उसमें भी यह कहा गया था कि भारतीय जनता का सर्वोपरि लक्ष्य क्या है ना, उसका एक सर्वोपरि लक्ष्य यह है कि न्याय की सीमा में मूल मानव अधिकार जो है भारतीयों को प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, नेहरू कमेटी के जो रिपोर्ट है उसमें 19 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और उन्हीं 19 में से जो 10 मूल अधिकार हैं उन्हें किसी खास परिवर्तन के हमारे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। 1931 के जो कराची अधिवेशन हुआ उसमें मूल अधिकारों की बात की गई और साथ ही साथ मूल कर्तव्यों के भी बात की गई। यदि भारतीय नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्राप्त होंगे तो नागरिकों के लिए भी कुछ मूल कर्तव्य होने चाहिए। ये सारी बातें 1931 के जो कराची अधिवेशन है उनमें की गई। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो संसद के प्रति उत्तरदायिता है, संसदीय शासन है, जो शासन प्रणाली है, अल्पसंख्यकों की रक्षा के उपाय, संघीय राज व्यवस्था के मूल स्रोत, ये सभी जो हैं, है ना, यो नेहरू कमेटी से लिए गए हैं। तो अंततः हम यदि देखते हैं तो भारतीय संविधान का जो 75% हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से है प्रेरित है, क्योंकि यही उसका मूल ढांचा भी कहलाता है। तो इस प्रकार ये जो देशी स्रोत थे जिनसे हमने यह सारी चीजें जो है अपने संविधान में प्राप्त की हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और उन विदेशी स्रोतों के बारे में जानते हैं जहां से हमारे संविधान के मुख्य तत्व लिए गए हैं, है ना। तो सबसे पहला है भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें से संघीय तंत्र, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय, है ना, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण लिए गए हैं। संघीय तंत्र हम जानते हैं उस समय ब्रिटिश का शासन था भारत में, तो ब्रिटेन में जो व्यवस्था लागू थी वही व्यवस्था जो भारत में लागू की गई। राज्यपाल का कार्यालय, अब चूंकि ब्रिटिश शासन में जो भी प्रांत थे वहां पर राज्यपाल का शासन होता था और राज्यपाल, विधानमंडल के चुनाव के बाद भी राज्यपाल और जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जो जनता द्वारा चुने गए लोग थे, परंतु उसके बाद भी जो ब्रिटिश शासन है अधिकारियों के माध्यम से डायरेक्ट कंट्रोल कर रही थी भारतीय क्षेत्र को, इसीलिए उस समय राज्यपाल का कार्यालय भी स्थापित था और इसी जो उपबंध है उसको सीधे ही ले लिया गया।
ठीक है। और आपातकालीन उपबंध, यदि किसी विद्रोह की स्थिति में, यानी कि ये ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर आपातकालीन स्थिति जो शहर में लगा दी जाती थी, तो उस उपबंध को सीधे 1935 में जो लिया गया था उसे भारतीय संविधान में ले लिया गया। प्रशासनिक विवरण, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कार्य करना, कार्य प्रणाली है, सारी जानकारी जो है हम सीधे 1935 के भारत शासन अधिनियम से ले लेते हैं। अब आता है भारत का जो बोलते हैं राजनीतिक प्रेरणा कहाँ से मिली, वो है ब्रिटेन के संविधान से, जिसमें से हमने संसदीय शासन, विधि के शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मकता, ये सारी विशेषताएं हमने ब्रिटेन के संविधान से ले ली हैं। ठीक है। अब भारतीय संविधान का जो दार्शनिक भाग है, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, वह संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड, इन दो देशों के संविधान से लिया है। ठीक है। तो आइए जानते हैं यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। पहला तो है मूल अधिकार। भारतीयों को यानी भारतीय नागरिकों को कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार दिए जाएंगे जो उनके भौतिक और नैतिक विकास में सहायक होंगे। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब न्यायपालिका पर कोई भी पक्षपात का आरोप न लगे, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के न्याय कर सके, तो यह सिद्धांत हमने लिया अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनर्वालोकन का सिद्धांत, यदि आपको लगता है कि न्याय आपको पूर्ण रूप से नहीं मिला है या सही नहीं मिला है, तो उस दिए गए न्याय का पुनर्वालोकन किया जा सकता है, यह भी हमने लिया। उपराष्ट्रपति का पद, चूंकि भारत में अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, लेकिन राष्ट्र प्रमुख जो है, यदि वह अनुपस्थित हो, उसके अनुपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो राष्ट्र का नेतृत्व कर सके, इसीलिए उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया। और चूंकि इसके कोई विशेष कार्य नहीं है, इसीलिए इसे राज्यसभा को सभापति भी बनाया हमारे संविधान ने, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद इनके संविधान के आधार पर लिया गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, और हमारे जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, यह सब अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की। आयरलैंड के संविधान से हमने सबसे महत्वपूर्ण राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की प्रेरणा ली, वह है आयरलैंड का संविधान से। दूसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होगा, यह सारी प्रक्रिया प्रणाली हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। अब आते हैं राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हमने आयरलैंड से लिया, लेकिन निर्वाचन किसी और देश से लेंगे। मतलब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, वो किसी और देश से लेंगे, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की जो प्रक्रिया है हमने आयरलैंड से ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कनाडा के संविधान पर। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में हमारे यहाँ पहले द्विस्तरीय, जिसमें केंद्र और राज्य था, लेकिन अब त्रिस्तरीय हो चुके हैं। केंद्र, राज्य और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और शहरी निकायों में नगरीय निकाय। ठीक है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसमें केंद्र जो है सबसे शक्तिशाली होता है, उसके पास अधिकार ज्यादा है। यह व्यवस्था हमने कनाडा से ली। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियां जो कि ना कि केंद्र सूची में शामिल हो विषय, ना ही राज्य सूची में शामिल हो, ना ही समवर्ती सूची में, यानी कि वो कोई नया विषय है और किसी भी नए विषय पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है, तो उन्हें ही अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। ठीक है। अब केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। राज्य एक अलग एंटिटी है, लेकिन उस पर निगरानी के लिए केंद्र का एक सक्षम अधिकारी होता है और वही राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा राज्य के लिए की जाती है, राज्य प्रमुख के तौर पर। तो ये सारे सिद्धांत हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमने पहले भी देखा है कि भारतीय प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना से ज्यादा प्रेरित है ना, आप याद रखिए। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने सबसे महत्वपूर्ण समवर्ती सूची की अवधारणा को लिया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, अर्थात राज्यों के मध्य अंतरराज्यीय व्यापार तथा राज्यों के अंतर्गत व्यापार, ये सारी व्यवस्था हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अभी आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। ठीक है। समवर्ती सूची, इसमें दोनों केंद्र राज्य शामिल होते हैं, और संयुक्त बैठक जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के
सदन के सदस्य जो है शामिल होते हैं। ठीक है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले लिया। अब आते हैं जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से हमने एक ही महत्वपूर्ण तथ्य लिया है, वो है आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों का स्थगन। यदि आपातकाल स्थिति है तो नागरिकों के सारे अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है और केंद्र का शासन सारे ओर लागू रहता है। तो यह हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। अब आते हैं सोवियत संघ के संविधान से। इसमें से हमने लिया है मूल कर्तव्य, नागरिकों के लिए क्या कर्तव्य होंगे वो, और प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वो हमने लिए हैं यूएसएसआर, भूतपूर्व यूएसएसआर के संविधान से। अब फ्रांस के संविधान से हमने ली है गणतंत्रात्मकता, यानी हमारे देश का जो राष्ट्र प्रमुख होगा, कोई राजा नहीं होगा, कोई उत्तराधिकारिता से नहीं आएगा, वो जनता के द्वारा चुने गए किसी प्रतिनिधि को ही राष्ट्र प्रमुख बनाया जाएगा। ठीक है, अब प्रस्तावना में जो 5 स्वतंत्रता, 2 समानता और भारतीय है ना लोगों में एकता और अखंडता को बनाए रखने वाला बंधुत्व, ये सारे आदर्श हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। अब आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान से। हमने इसे सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। और दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आयरलैंड से हमने लिया था है ना नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो ये 2 हैं, लेकिन आपको याद रखना है कैसे। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368। अब जापान का संविधान, इससे हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो नियम हमने बनाए हैं उसी के तहत हमें शासन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संविधान के कैसे हम देसी और विदेशी दोनों स्रोत हमने देख लिए। अब आइए बात करते हैं भारतीय संविधान के भागों की। भारतीय संविधान में जो मूल संविधान है उसमें 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन समय के साथ यह 22 से 23 और उसके पश्चात 25 और पुनः 24 हो जाते हैं, सॉरी 25 ही रहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय संविधान में 25 भाग बने हुए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का सबसे पहला भाग है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। मतलब ये बताता है कि भारत की सीमा क्या होगी, भारत में कौन से क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, भविष्य में कौन से क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, भारत किसी को अपना क्षेत्र दे सकता है या किसी और देश से क्षेत्र ले सकता है, ये सारी जानकारी भाग 1 में दी हुई है। ठीक है, अब भाग 2 में आता है नागरिकता। आप भारत के नागरिक हैं तो उसके लिए क्या उपबंध हैं, यदि आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो क्या उपबंध है, यदि आप पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपबंध है, ये सारी जानकारियां नागरिकता से संबंधित हमें भाग 2 में मिलती हैं। अब भाग 3 में आते हैं मूल अधिकार। राज्य द्वारा नागरिक को कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं जिससे नागरिक का भौतिक और नैतिक दोनों प्रकार का विकास हो सकता है। भौतिक अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और नैतिक अर्थात धार्मिक और आध्यात्मिक। ये सारे विकास कैसे होंगे, वो सारी जो है राज्य द्वारा दिए अधिकार मूल अधिकारों में प्रविष्ट हैं। भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, अर्थात राज्य द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में क्या पहल की गई है, वो सारे उपबंध जो हैं भाग 4 में किए गए हैं। अब भाग 4 का ही एक नया भाग 4A बनाया गया है, जिसे बाद में जोड़ा गया, जिसे हम मूल कर्तव्य के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं राज्य के द्वारा, उसी प्रकार राज्य के द्वारा यह बताया गया है कि नागरिकों के क्या मूल कर्तव्य हैं। यह स्वेच्छा पर आधारित है, लेकिन किसी भी सभ्य नागरिक को इन कर्तव्यों का पालन करना जरूर चाहिए। ठीक है, ये सब हम देखेंगे भाग 4A में। अब आते हैं भाग 5 में, जिसमें संघ के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख है, फिर प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, फिर संसद। ठीक है, ये सारे जो है हम पढ़ेंगे। संघ के अंदर कार्यपालिका, फिर आती है संसद, फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां की
सदन के रहते या न रहते वह क्या कार्य कर सकता है, क्या कार्य नहीं कर सकता है, वो सारी जानकारियां उनकी विधायी शक्तियों में निहित है। ठीक है। संघ की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, न्यायाधीशों का चयन कैसे होता है, उनका निर्धारण, उनका जो वेतन है कहाँ से आता है, कैसे आएगा, इस सारी जानकारियां हमें संघ के न्यायपालिका पे मिलेगी। अब जो उसका 5वां अध्याय है उसमें है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये होता है कैग, जो कि राज्य और केंद्र के मध्य जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं उनकी निगरानी करता है। ठीक है। तो ये सारे संघ के अंतर्गत आते हैं और इन्हें हम भाग 5 में पढ़ेंगे। भाग 6 में आता है राज्य सरकारें। ठीक है। जिस प्रकार संघ की अपनी कार्यप्रणाली उसी प्रकार राज्य की भी है। तो सबसे पहले साधारण आता है अध्याय पहला, जिसमें दिया गया है कि सभी राज्य जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यानी जब संविधान बना था उसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, इसलिए उन्हें राज्य के अंतर्गत नहीं रखा गया था। तो वही दिया गया है साधारण में अध्याय 1 में। अब अध्याय 2 में बात करेंगे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल, सदन, विधानसभा, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका में। फिर राज्य का विधानमंडल, सभापति कौन होगा और उसके क्या कार्य होंगे, जो सदन की कार्यवाही वगैरह, हम सारी चीजें पढ़ेंगे अध्याय 3 में। और अध्याय 4 में फिर आएगा राज्यपाल की विधायी शक्तियां। साथ ही साथ इसके अध्याय में 2 चीजें और शामिल हैं और वो हैं राज्य की न्यायपालिका, है ना, वो भी शामिल है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जिला न्यायाधीशों का नियुक्ति कैसे होगा, राज्य में जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, और ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे भाग 6 में। अब आता है भाग 7, जिसमें अनुच्छेद 1 में प्रविष्ट राज्य ख श्रेणी के राज्य शामिल थे, जिसे 1956 के 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अब आते हैं भाग 8 पर, जिसमें संघ के राज्य क्षेत्रों के बारे में हम जानकारी पाएंगे। भाग 9 में पंचायत, भाग 9 ए और बी में क्रमशः नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां। ये पंचायत, नगर पालिकाएं, ये त्रिस्तरीय भारतीय शासन व्यवस्था का अंग है, इसीलिए इन्हें इसमें जोड़ा गया। और सहकारी समितियां, यदि आप देखेंगे तो ग्रामीण परिवेश में सहकारी समितियों का बहुत ही अतुल्य योगदान है। तो इन सभी के बारे में हम अपने आने वाले अध्यायों में अध्ययन करेंगे। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र कि किन्हें जनजाति कहा जाता है, उनके क्षेत्र कौन से हैं, वहां पर कैसा प्रशासन होगा, वो सारी जानकारी हम भाग 10 में देखेंगे। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जितने भी संबंध है आर्थिक, वित्तीय, है ना, वो सारी चीजें हम देखेंगे भाग 11 में। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इससे रिलेटेड जितने भी जानकारियां संविधान में उपलब्ध हैं वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ये वही है जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है ना। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अंतर्राज्यीय व्यापार और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सारे से संबंधित जानकारियां हम इसमें पाएंगे। ठीक है। अब भाग 14, जिसमें संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, जितनी भी इनके मध्य सेवाएं हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। अधिकरण एक प्रकार का अर्धन्यायिक संस्था होता है जो कि प्रशासन और कर संबंधित मामलों के लिए बनाया जाता है। तो उन सभी के बारे में हम अधिकरण में पढ़ेंगे। भाग 15 निर्वाचन, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे निर्वाचन आयोग जो है किसी भी राज्य में या केंद्र में, ठीक है, कैसे चुनाव करवाता है और उस चुनाव में कैसे इसकी एक निष्पक्ष भूमिका होती है। ठीक है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है। भाग 17 राजभाषा, जिसमें कुल मिलाकर के 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। भाग 18 आपात उपबंध, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अब आते हैं प्रकीर्ण, ये प्रकार का मिसलेनियस है जिसमें जो किसी भी क्षेत्र में नहीं आएगा वो प्रकीर्ण में डाल दिया जाता है। भाग 20 संविधान के संशोधन, अनुच्छेद 368। ठीक है। भाग 21
अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और भाग 22 संक्षिप्त नाम जो संविधान के अंतर्गत आते हैं। इसका प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में कुछ हमारे पास समरी है और इसकी निरसन, सारी चीजें हैं हम पढ़ेंगे इन 22